एक गर्मियों में तकरीबन 1904 के आसपास मेरे वालिद ने इलाका मैन के एक झील के करीब एक कैंप किराए पर लिया और पूरे खानदान को अगस्त के महीने के लिए वहां लेकर चले गए। चंद मामूली मुश्किलात के अलावा ये छुट्टियां इंतहाई कामयाब रहीं और इसके बाद हम में से किसी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि दुनिया में इस झील जैसी खूबसूरत कोई और जगह हो सकती है। हम हर साल गर्मियों में वहां वापस आते रहे, हमेशा यकम अगस्त को, पूरे महीने के लिए। चंद हफ्ते पहले की बात है कि यह एहसास मेरे दिल में दोबारा उभर आया, लिहाजा मैंने अपने लिए कुछ कांटे और एक स्पिनर खरीदा और इस झील की जानिब चल दिया जहां हम पहले माहीगीरी के लिए जाया करते थे और पुरानी यादों को ताज़ा करने का प्रोग्राम बनाया। इस दफा मैंने अपने बेटे को भी अपने साथ ले लिया, जिसने अभी तक ताज़ा पानी का मजा नहीं चखा था और जिसने कमल के फूल सिर्फ ट्रेन की खिड़कियों से देखे थे। जब हम झील की जानिब जा रहे थे तो मैं ये सोचने लगा कि अब ये जगह कैसी हो गई होगी। मैं सोच रहा था कि वक्त ने इस मुनफरिद और खूबसूरत मकाम को बहुत मुतासिर किया होगा। महफूज खलीज और नदियों, पहाड़ियों और जहां सूरज गुरूब होता था, कैंपों और उनके पीछे के रास्तों को कितना तब्दील कर दिया होगा। मुझे यकीन था कि तारकोल की सड़कें अब बदल चुकी होंगी और लोगों ने रास्ता मालूम ही कर लिया होगा। मैं सोच ही रहा था कि किस तरह ये जगह अब वीरान हो चुकी होगी। ये हैरत की बात है कि आप कितनी चीजें ऐसी जगहों के बारे में याद रख सकते हैं। जैसे ही आप अपने दिमाग को इन पुरानी यादों में वापस ले जाते हैं, आप एक चीज याद करते हैं और फिर अचानक वही चीज आपको दूसरी चीज याद करने पर मजबूर कर देती है। शायद मुझे सबसे ज्यादा याद वो सुबह का वक्त था जब झील ठंडी और साकित हुआ करती थी, जब कमरे की खुशबू लकड़ी की होती थी जिसके वो बने हुए थे और गीली लकड़ी की खुशबू जो जालियों से अंदर आती थी कैंप में दीवारों तक पहुंचती थी। कैंप की छत पूरी नहीं थी और मैं हमेशा कैंप में सबसे पहले जागा करता था। धीरे धीरे से कपड़े बदलता ताकि दूसरों की नींद खराब ना हो और फिर आहिस्ता से बाहर की खुशबूदार फिजा में निकल जाता। किनारे के करीब कश्ती में सवार होता और लंबे दरख्तों के साए में साहिल के साथ साथ चलता। ये झील कभी भी वैसी न थी जिसे आप जंगली झील कह सकते हैं। यहाँ साहिलों के इर्द गिर्द छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए थे। असल में ये एक ज़रई इलाका था। अगर झील के साहिलों पर काफी दरख्त थे और कुछ कॉटेजेस नजदीकी किसानों की मिल्कियत थे और आप फार्म हाउस में बैठकर अपने खाने से लुत्फ अंदोज हो सकते थे। हमारी फैमिली भी वैसा ही करती थी। तारकोल की बात किसी हद तक सही थी। ये साहिल से आधे मील के फासले तक फैल चुका था और जब मैं अपने बेटे के साथ वहां पहुंचा और हमने झील के करीब एक कैंप में जगह बना ली तो मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि ये वैसा ही होगा जैसे पहले था। मैं जानता था कि ये मेरी इस खुशगुमानी को जिंदा रखेगा। वो मैं हूं और मैं अपने वालिद के साथ हूं। ये एहसास मेरे साथ मुस्तकिल रहा। ये कोई नया एहसास नहीं था, लेकिन इस जगह ये एहसास बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। असल में मैं दोहरी जिंदगी जी रहा था। जब मैं किसी काम में मशगूल होता, जैसे बैत का डब्बा उठाकर मेज पर रख रहा होता, तो अचानक ये महसूस होता कि ये मैं नहीं हूं बल्कि मेरे वालिद ये काम कर रहे हैं। ये एहसास मेरे लिए बहुत ही मशहूर कुन था। हमने पहली सुबह माहीगीरी की। मुझे वही कीचड़ से ढकी केन में मौजूद कीड़े और ड्रैगन फ्लाई का मेरे कांटे की नोक पर बैठना दिखाई दिया, जैसे वो पानी की सतह से चंद इंच ऊपर मंडला रही है। ये वही मक्खी थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा से था और गुजरे हुए साल तो बस एक शराब की मानिंद है, जैसे कोई वक्त गुजरा ही ना हो। छोटी छोटी लहरें वैसी ही थीं और हम
اپنی کشتی میں لنگر ڈال کر ماہی گیری کر رہے تھے۔ ہم نے 2 مچھلیاں پکڑی۔ جب ہم دوپہر کے کھانے سے پہلے تیرنے کے لیے دوبارہ واپس آئے تو جھیل بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ ڈاک سے چند انچ کے فاصلے پر ہلکی سی ہوا کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ جھیل جو کسی جادوئی سمندر کی مانند معلوم ہوتی تھی، آپ اسے کئی گھنٹوں کے لیے چھوڑ کر جا سکتے تھے اور جب واپس آتے تو یہ ویسی ہی رہتی جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ پانی کا ایک مستحکم اور بھروسے مند جسم تھا۔ ایک مچھلیوں کا گروہ تیر رہا تھا۔ ہر مچھلی کا اپنا چھوٹا سا سایہ تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ سورج کی روشنی میں نہایت واضح اور صاف نظر آنے والا سایہ۔ دیگر کیمپ کے لوگ ساحل کے ساتھ تیر رہے تھے، جن میں سے ایک کے پاس صابن کی ٹکیا تھی اور پانی بالکل شفاف اور نازک محسوس ہو رہا تھا۔ جھیل کے ارد گرد امن، بھلائی اور خوشی تھی۔ واحد چیز جو اب مختلف نظر آتی تھی وہ انجنوں کی ناواقف آواز تھی۔ یہ وہی آواز تھی جو کبھی کبھار اس جھیل کے گہرے سکوت کو توڑ دیتی تھی اور گزرتے سالوں کی یاد دلاتی تھی۔ پہلے زمانے میں انجن کی آواز سکون بخش ہوا کرتی تھی، ایک قسم کی گہری نیند جیسی۔ 1 سلنڈر اور 2 سلنڈر والے انجنوں کی آواز پرسکون ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیمپ میں سب کے پاس باہر کے انجن یعنی آؤٹ بورڈز تھے، جو صبح میں اپنی آواز کے ساتھ چڑچڑا پن اور رات کو ایک مچھر کی مانند بھنبھناہٹ کی آواز پیدا کرتے۔ ہم نے کیمپ میں ایک اچھی ہفتہ وار چھٹی گزاری۔ سورج مسلسل چمکتا رہا۔ دن کے بعد دن ہم اسی طرح گزارتے رہے اور جب رات کو ہم تھکے ہارے ہوتے تو بیڈ رومز میں لیٹ جاتے، جہاں باہر کی ہلکی ہلکی ہوا اندر داخل ہوتی اور دلدلی علاقے کی خوشبو جالیوں سے اندر آتی۔ نیند آسانی سے آ جایا کرتی تھی اور صبح کے وقت سرخ گلہری چھت پر اپنے معمول کی خوشی سے تھپ تھپاتی اور میں بستر پر لیٹے ہوئے سب کچھ یاد کرتا۔